अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, इस दफ़ा जो हमारे पास प्रैक्टिकल है, जो लैब अपरेटस है, दैट इज़ अबाउट कॉरियोलिस इफ़ेक्ट। ठीक है, तो ये शायद आप लोग ने फ़र्स्ट टाइम ये टर्म सुनी होगी। तो सामने आपके जो ये अपरेटस नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास एक रोटेटिंग आर्म है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट प्रैक्टिकल में भी एक रोटेटिंग आर्म था जब हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्टडी किया था। अब इस वाले जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो पर्पज़ है, यानी कोरियोलिस इफ़ेक्ट का जो पर्पज़ है, वो बेसिकली ये होता है कि जब ये रोटेटिंग आर्म रोटेट कर रहा होता है तो ये आपको एक सामने जो टैंक नज़र आ रहा है, छोटा सा वाटर टैंक है, इसके अंदर पंप भी है। ठीक है, तो अब इसमें होता ये है कि जब ये आर्म रोटेट कर रहा होता है तो हमें पंप से जो वाटर की एक जेट रिलीज़ हो रही है या इजेक्ट हो रही है, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, तो इसका जो पाथ है, उसमें किस तरह डिफ्लेक्शन आता है, यानी इसका जो मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन वाटर जेट का, ये जो वाटर की एक स्ट्रीम है या जेट निकल रही है इसमें से, उस पर क्या असर पड़ता है जब ये आर्म रोटेट होता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोरियोलिस इफ़ेक्ट। इसको आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसके पार्ट्स भी मैं आपको बता दूंगा कि ये जो apparatus है इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, वो आगे एक पिक्चर में जो है वो शो किए मैं। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे पास कि एक तो आपको इसमें जो इनर्शियल और एपरेंट फोर्स है, यानी जाहिर सी बात है अगर आप ये देख रहे होंगे कि वाटर जेट में डिफ्लेक्शन आ रही है, तो डिफ्लेक्शन तो चीज़ों में किसी फोर्स की वजह से आ रही होती है। ठीक है ना, तो यहाँ जो फोर्स होती है वो एपरेंट होती है, इनर्शियल होती है। इनर्शियल का मतलब एक ऐसी फोर्स जिसका ताल्लुक बॉडी के इनर्शिया से है। इनर्शिया क्या होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके तहत ऑब्जेक्ट्स अपनी स्टेट्स को कंटिन्यू रखते हैं, यानी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेंगे और रेस्ट पर हैं तो रेस्ट पर रहेंगे। खैर, इसको मैं आगे तस्करा करूँगा इसका कि इनर्शियल फोर्स यहाँ पे कौन सी है, जिसको हम कोरियोलिस फोर्स भी कहते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे जो दिया हुआ है, दैट इज़ अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ रोटेशनल मोशन एंड अ ट्रांसलेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन यहाँ पे आर्म का होगा, जो रोटेटिंग आर्म है हमारे पास, और जो वाटर की स्ट्रीम जेट है उसका ट्रांसलेशनल मोशन है। तो इनका आपस में इंटरफेरेंस आपको देखना होगा, आपको समझना होगा उसको। और फिर नंबर 3 पे है विजुअलाइजेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट। अब नंबर 3 पे मतलब आपको ना सिर्फ ये कि इन बातों को पढ़ना है, बल्कि उसको विजुअलाइज भी करना है। उस चीज़ को आपको देखना है, अपने दिमाग में उसकी इमेज बनानी है, उसको आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल विजुअलाइजेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए अबाउट कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट। ठीक है, आप देखेंगे अभी जब उसकी मतलब किस तरह से डिफ्लेक्शन होती है, सो यू विल गेट टू नो। डिस्क्रिप्शन में ये जो पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे आपसे डिस्क्राइब किए जाएंगे, उसमें जो पहला पॉइंट, जो मेन पॉइंट डिस्क्राइब किया जाएगा, दैट इज़ अबाउट विजुअलाइजेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट, कि किस तरह आप पहचानेंगे कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट को। मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह आप ये कह दें, किसी भी जगह अगर चीज़ों की डिफ्लेक्शन हो रही है तो आप उसे कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट नहीं कह देंगे, बल्कि एक ख़ास क्राइटेरिया है कि जिसके तहत हम कहते हैं कि हाँ कोरियोलिस इफेक्ट है किसी मोशन में। ठीक है, नंबर 2 पे रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम आपको पता होगा, कोई भी 3 डायमेंशनल स्पेस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हों या कोई मोशन से लिंक्ड हो या रिलेटिव मोशन से लिंक्ड हो, तो उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर आप एक कार में हैं और आपकी कार मूव कर रही है तो आपका वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रोटेटिंग आर्म है, जो मशीनरी रोटेट हो रही है, इक्विपमेंट रोटेट हो रहा है, दैट इज़ बेसिकली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। और तीसरी चीज़ हमारे पास जो है वो वाटर जेट है, जो कि मूविंग मास है और वो बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि क्या है कोरियोलिस इफेक्ट और कोरियोलिस फोर्स ना। अच्छा देखिए, जब कभी कोई मास और उसका एक रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन इन द सेंस कि अगर मास एक ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है,
जबकि जिस रेफरेंस फ्रेम में अगर वो है और वो रेफरेंस फ्रेम रोटेटिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो इनके दरमियान जो इंटरफेरेंस होगी उसके नतीजे में डिफ्लेक्शन होगी। किसकी? वाटर स्ट्रीम जेट की या उस मास की। क्यों होगी उसका रीज़न मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, जब पिक्चर आएगी तो वहाँ से ज़रा वाज़े क्लियर होगा। तो जब भी इस रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ट्रांसलेशनल मास का इंटरफेरेंस होता है मोशन का, तो जो डिफ्लेक्शन आप विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं किस में? मास में, मास डिफ्लेक्ट होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कोरियोलिस इफेक्ट। और इसकी एक, क्योंकि डिफ्लेक्शन हो रही है, तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एक इनर्शियल फोर्स है, एक एपरेंट फोर्स। एपरेंट मतलब ज़ाहिरी है, ठीक है, मतलब हकीकत में कोई फोर्स नहीं लग रही, वो ड्यू टू इट्स इनर्शिया, ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है, मास का इनर्शिया होता है। या बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास अगर वाटर जेट है तो उसका भी इनर्शिया होगा कि वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहेगा, उसकी वजह से बेसिकली डिफ्लेक्शन होगी। कि तो आप एपरेंटली उसको एक फोर्स का नाम दे सकते हैं, दैट इज़ कोरियोलिस फोर्स। फिर ये कि कोरियोलिस फोर्स कहाँ बहुत अहम होती है। देखें, एक तो सबसे अहम ये मटीरियोलॉजी में होती है। एंड इफ़ यू आर नॉट वेल अवेयर ऑफ दिस टर्म मटीरियोलॉजी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी अर्थ में जो विंड की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जिससे वेदर्स फॉर्म होते हैं, डिफरेंट वेदर, और उसमें विंड जो है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ किस तरह मूव करती है, किस तरह इसके पूरे सिस्टम्स होते हैं विंड के जो दाखिल होते हैं, ठीक है, ये पूरा मटीरियोलॉजी में आता है। साथ ही साथ जो ओशिनोग्राफी है कि किस तरह समंदर में जो वाटर की मूवमेंट्स हैं, और या इनफैक्ट जो साइक्लोन्स वगैरह भी बन रहे होते हैं, उनकी जो मूवमेंट्स है वो किस तरह उनको यही सब गवर्न कर रहे होते हैं। उसमें भी कोरियोलिस इफेक्ट काफ़ी डोमिनेंट होता है उन चीज़ों में, कि उनकी मूवमेंट में, क्योंकि ज़मीन हमारी रोटेट कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे आर्म रोटेट करेगा, ठीक है। तो ज़मीन हमारी रोटेट कर रही है, साथ में लेट्स से अगर एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर एक मूविंग मास है, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करने वाला मास है, तो उनके दरमियान भी इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से जो एयर है या विंड है वो बेसिकली डिफ्लेक्ट होती है, और डिफ्लेक्ट होते होते वो एक रीजन से दूसरे रीजन, इनफैक्ट थ्रू कंट्रीज़ एंड थ्रू कॉन्टिनेंट्स एंड फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, जो विंड है वो फ्लो होती है, विंड के पूरे सिस्टम्स दाखिल होते हैं। तो आगे ये लिखा हुआ है कि इट इन्फ्लुएंसेस द कोर्स ऑफ एयर एंड वाटर करंट्स ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन, क्योंकि हमारी ज़मीन घूम रही है, तो चाहे विंड हो या वाटर बॉडीज़ हो, तो इनके जो मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन, वो इससे इंटरफेयर होते हैं अर्थ की रोटेशन से, जिसके नतीजे में इनमें डिफ्लेक्शन आती है। इंजीनियरिंग की बात की जाए अगर, क्योंकि अगर मेटीरियोलॉजी और ओशिनोग्राफी की बात की जाए तो वो दे आर डिफरेंट दैन इंजीनियरिंग, लेकिन अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इंजीनियरिंग में भी हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी मशीनरीज होती हैं जहाँ पे रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और साथ में ट्रांसलेशनल मास लिंक्ड होता है, जैसे कि क्रेन्स या गियर बॉक्सेस। तो इनके बारे में तो आप जानते हैं, क्रेन्स होती हैं, गियर बॉक्सेस या रोबोट्स, तो इनमें रोटेशनल मोशन भी हो रहे होते हैं और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसका अफेक्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट्स पे आता है इन द फॉर्म ऑफ डिफ्लेक्शन। अब आपको इस वाले जो ख़ास हमारे पास एपरेटस है, गंट कंपनी का ही है, TM605 मॉडल है, तो इसके बारे में ज़रा इसकी वर्किंग डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, किस तरह काम कर रहा होता है ये, और किस तरह डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इस पे हम कोरियोलिस इफेक्ट को, ठीक है, और कोरियोलिस फोर्स को। इनफैक्ट कि यहाँ पे भी हमारे पास जो रोटेटिंग एक रेफरेंस फ्रेम है ना, कि जो मूविंग या रोटेटिंग आर्म है हमारे पास, ठीक है, और उसके एक एंड पे आपने लगा हुआ देखा था कि एक ट्रांसपेरेंट वाटर टैंक था, और उस वाटर टैंक के अंदर एक सबमर्सिबल पंप होता है। सबमर्सिबल पंप बेसिकली एक ऐसे पंप को कहते हैं जो कि वाटर बॉडी में ही सबमर्ज हुआ हुआ होता है, ठीक है। अब आप में से किसी के अगर
बोरिंग हुई भी होगी तो उसको पता होगा कि यूजुअली अब बोरिंग में भी मतलब ज़मीन के अंदर सबमर्सिबल पंप्स लगे होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं से वही ऊपर जो है वो पानी को फेंक रहे होते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं बेसिकली। पंप का पर्पस क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, पंप का पर्पस होता है लिक्विड के प्रेशर को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, ठीक है। और इन शॉर्ट ये कि एक तरह से प्रेशर इंक्रीज़ करता है और फ्लो में मदद देता है, इसी की वजह से लिक्विड फ्लो होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपके बॉडी के अंदर हार्ट जो होता है उसकी वजह से ब्लड रेगुलेट होता है, बिल्कुल वैसे ही काम यहाँ पे पंप कर रहा है कि पंप की वजह से वाटर रेगुलेट होगा, ठीक है, और वाटर का एक ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ठीक है। तो अब रोटेटिंग फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम है हमारे पास और पंप से निकल रहा है वो वाटर जेट है। तो जो पंप से हमारे पास वाटर निकलेगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा। रेडियल डायरेक्शन में इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि वो पंप एंड पे लगा हुआ है और एंड से वो जिस डायरेक्शन में इस वाटर जेट को इजेक्ट कर रहा है वो इस सर्कुलर रोटेटिंग आर्म की रेडियल डायरेक्शन है। रेडियल का मतलब होता है अलोंग द रेडियस, ठीक है। उस जो सर्कुलर पाथ है रोटेटिंग आर्म का उसके रेडियस के अलोंग डायरेक्शन है वाटर जेट की इजेक्शन की या वाटर जेट के ट्रांसलेशनल मोशन की, ठीक है। फिर कुछ फैक्टर्स हैं कि जो यहाँ पे वैरी करने से कोरियोलिस इफेक्ट आपको जो विजुअलाइजेशन है उसकी डिफरेंट चेंज होती जाएगी, यानी डिफ्लेक्शन आप कभी ज़्यादा देखेंगे कभी कम देखेंगे। तो उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें फ़्लो रेट है वाटर का, क्योंकि जाहिर सी बात है वाटर का फ़्लो रेट बेसिकली उसका मास फ़्लो रेट होता है ना, कि कितना अमाउंट, कितना मास, कितनी क्वांटिटी ऑफ मास वाटर की जो है इजेक्ट हो रही है पर सेकंड, ये उसका फ़्लो रेट है। तो ये उसके ट्रांसलेशनल मोशन को बेसिकली डिफ़ाइन करता है। और साथ ही साथ ये कि हमारे पास ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वाटर की वेलोसिटी क्या है, यानी कितने मीटर पर सेकंड से वो इजेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये भी उसके ट्रांसलेशनल मोशन में अकाउंट करता है। साथ ही साथ ये कि जो हमारे पास रोटेटिंग आर्म है, ठीक है, तो उसकी कुछ स्पीड होगी, रोटेशनल स्पीड होगी आरपीएम में, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो रोटेशनल मोशन है रोटेशनल रेफरेंस फ्रेम का वो बेसिकली इंटरफेयर कर रहा होता है, जिसकी वजह से कोरियोलिस इफेक्ट होता है। और इसकी डायरेक्शन, अब डायरेक्शन दो ही हैं कि या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा होगा या काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास रोटेट हो रहा होगा, ठीक है। तो इससे आप जो है वो विजिबल होगा आपके पास क्या, डिफ्लेक्शन विजिबल होगी आपके पास। और डिफ्लेक्शन जो विजिबल होगी तो आप बोलेंगे कि डिफ्लेक्ट हो रहा है, इट मीन्स देयर मस्ट बी सम एपरेंट फोर्स, कोई ज़ाहिरी फोर्स है जिसको हम कोरियोलिस फोर्स का नाम देते हैं। और ये है क्या, एक इनर्शियल फोर्स है कि ड्यू टू इनर्शिया, बॉडी की इनर्शिया होती है। आगे जब पिक्चर आएगी तो मैं इसको प्रॉपरली पूरी बात भी बताऊंगा कि क्या होता है पूरा माजरा, ठीक है। अभी तो मैं आपको जस्ट कोरियोलिस इफेक्ट बार बार कोरियोलिस इफेक्ट को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कोरियोलिस इफेक्ट में मेजर चीज़ है क्या। फिर इसमें एक और चीज़ ये होती है कि हमारे पास ये जो वाटर की स्ट्रीम इजेक्ट हो रही होती है, तो जिस जगह पे इजेक्ट हो रही होती है वाटर टैंक में, वहाँ पे एक स्केल भी होता है। स्केल इसलिए होता है कि ताकि जितना वो डिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो आप स्केल से देख सकें कि इनिशियल पॉइंट से, यानी इनिशियल पॉइंट मतलब जब तक आर्म रोटेट नहीं हुआ था तो ज़ाहिर बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा होगा पानी, तो वो इनिशियल पॉइंट है या एक रेफरेंस पॉइंट है। तो जब वो रोटेट करने लगेगा तो उससे डिफ्लेक्ट होगा वाटर जेट, तो वाटर जेट जितना भी डिफ्लेक्ट होगा तो आप स्केल पे देख लेंगे कि भाई इतनी डिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। स्पीड जो है वो एडजस्टेबल है क्योंकि हमारे पास एक नॉब होती है, उसके ज़रिए आप ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं कि जो आपका रोटेटिंग आर्म है उसकी जो रोटेटिंग स्पीड है आरपीएम्स में वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है और डिजिटली जो है उस पर डिस्प्ले हो रही होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट एक्सपेरिमेंट में आपके पास रोटेशनल स्पीड डिस्प्ले हो रही थी। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास पार्ट्स भी बताए गए, ठीक है।
नंबर 1 पे यहाँ पे आपको देखें और से ये पंप है जो आपको ये ब्लू येलो कलर का नज़र आ रहा है, ये पंप है। और क्योंकि ये टैंक के अंदर सबमर्ज हुआ हुआ है इसलिए इसको सबमर्सिबल पंप कहते हैं। और इसी टैंक के अंदर वाटर भी है, तो ये वाटर को जस्ट रेगुलेट कर रहा है, फिर वापस टैंक में आ रहा है वाटर, फिर दूसरी जानिब से जो है दाखिल हो रहा है पंप में, फिर फ्लो हो रहा है, रेगुलेशन ये चलती जा रही है। ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास, अच्छा नीचे लिखे हुए भी हैं नाम ना। नंबर 2 पे ये वाटर टैंक है जो कि आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है पूरा। ठीक है, थोड़ा ट्रायंगुलर टाइप है। नंबर 3 पे आपके पास स्पीड डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि रोटेशनल स्पीड कितनी है रोटेटिंग आर्म की। नंबर 4 पे हमारे पास स्विच है फॉर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी यहाँ पे नंबर 4 आप देख सकते हैं कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में आपको रोटेशन करवानी है, आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। फिर नंबर 5 पे हमारे पास जो है वो स्पीड एडजस्टमेंट है। नंबर 5 ये रहा कि आप किस तरह आर्म की रोटेशनल स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दैन नंबर 6 पे हमारे पास रोटेटिंग आर्म है, यानी ये रहा वो आर्म जो रोटेट हो रहा होगा। ठीक है। एंड नंबर 7 पे हमारे पास वाटर जेट है जो कि आपको आई थिंक विजिबल होगी कि उस पंप में से जो वाटर निकल रहा है उसकी स्ट्रीम निकल रही है, दैट इज़ वाटर जेट। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊँगा। देखें ये जो कोरियोलिस इफेक्ट है जो कि मैंने अभी शुरू में तो आपको सिर्फ ये बताया ना कि जो रेफरेंस फ्रेम है उसका जो रोटेशनल मोशन है और जो मास ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, इनकी इंटरफेरेंस जो है जिसकी वजह से मास जो है वो डिफ्लेक्ट होता है, दैट इज़ कोरियोलिस इफेक्ट। अब ये डिफ्लेक्शन की मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम वजह है, अब वो गौर से सुन लीजिए कि अगर एक आर्म रोटेट हो रहा है या इनफैक्ट कोई भी चीज़ अगर रोटेट हो रही होती है, ठीक है, तो वो एक रोटेशनल मोशन जब परफॉर्म कर रही होती है तो आप ये कह सकते हैं कि रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में अगर एक आर्म रोटेट कर रहा है तो उस आर्म का जो एक तो फिक्स पोर्शन होगा दरमियान से, जहाँ से वो पिवटेड होगा, यानी ये, ठीक है, एक होगा उसका एंड और एक होगा दरमियान का रीजन, ऐसे ही है ना। अब अगर आर्म रोटेट कर रहा है और आपको पता है कि भाई इतनी उसकी जो है वो आरपीएम है, कुछ भी XYZ आरपीएम है, तो आरपीएम ना थ्रू आउट सेम होती है हर पार्ट की। क्यों? क्योंकि उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक ही अंदाज से हर पोर्शन जो होता है ना किसी रोटेटिंग एलिमेंट का, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट भी सेम होता है। मतलब जो रोटेशनल स्पीड इस पोर्शन की होगी वही रोटेशनल स्पीड इस पोर्शन की भी होगी, जिसको आप ओमेगा कहते हैं। ठीक है, रोटेशनल स्पीड को या एंगुलर स्पीड को आप ओमेगा कहते हैं। लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ये आएगा कि अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं तो ये जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये जो सर्किल, ये वाला दरमियान का हिस्सा जो सर्किल फॉर्म कर रहा होगा उसका रेडियस होगा छोटा बनिस्बत उस हिस्से के जो कि दूसरे एक एक्सट्रीम एंड पर है। इसका जो सर्किल फॉर्म कर रहा होगा, ये पेरिफेरी फॉर्म कर रहा होगा सर्कुलर, उसका रेडियस बड़ा होगा। तो आपको पता है कि जो टेंजेंशियल स्पीड होती है यानी v, वो बराबर होती है r टाइम्स ओमेगा के। तो ओमेगा तो इस थ्रू आउट इस रोटेटिंग आर्म का फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, यानी जो ओमेगा की वैल्यू यहाँ होगी वही ओमेगा की वैल्यू यहाँ होगी, वही ओमेगा की वैल्यू यहाँ होगी, वही एंड तक होगी। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा? क्योंकि जैसे जैसे आप इस रोटेटिंग आर्म में इस पिवटेड पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं तो रेडियस वेरी कर रहा है, रेडियस बेसिकली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे जो टेंजेंशियल स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो रही होगी। इसका मतलब टेंजेंशियल स्पीड यहाँ पे इस पोर्शन पे मैक्सिमम होगी क्योंकि यहाँ पे रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू है, जबकि इस पोर्शन पे दरमियान में क्योंकि रेडियस की वैल्यू डिक्रीज़ हो चुकी है, यानी उन पार्टिकल्स की जो कि इस रोटेटिंग आर्म के
इस वाले पार्ट में पाए जाते हैं उनका रेडियस की वैल्यू कम है, तो लिहाजा जो टेंजेंशियल स्पीड है v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा के तहत वो v भी डिक्रीज़ हो चुकी होगी। ठीक है, अब इसमें बात यह है कि जो वाटर जेट जिस पंप से निकल रहा है वो पंप रखा हुआ है एक ऐसे रीजन में, एक उस हिस्से में जहाँ पे टेंजेंशियल स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पे टेंजेंशियल स्पीड हमारे पास ज़्यादा है, जबकि वो जिस रीजन में आ रहा है, दाखिल हो रहा है, यानी सामने की तरफ या पिवट की तरफ, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वो उस रीजन में जा रहा है जहाँ पे टेंजेंशियल स्पीड रोटेटिंग आर्म की कम है। ठीक है, रोटेटिंग आर्म की टेंजेंशियल स्पीड कम है, ऐसी है ना। अब अगर आप इसकी बात करें कि जो रोटेटिंग आर्म है इसकी रोटेशन है किस डायरेक्शन में, तो वो आप जो है वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, खैर मैं ये कह रहा था कि भाई अब ये जो वाटर जेट है, ये वाटर जेट आपके पास एक तो पंप ने इसमें एक वेलोसिटी दी हुई है, क्यों, क्योंकि फ़्लो हो रहा है, फ़्लो रेट है इसका वो है टुवर्ड्स द पिवट, लेकिन क्योंकि वो पंप इस रोटेटिंग आर्म के एंड पे लगा हुआ है, तो ये रोटेटिंग आर्म जब मूव कर रहा है तो टेंजेंशियल स्पीड भी होगी, पंप की भी होगी, तो जो वाटर जेट उसमें से इजेक्ट हो रहा है उसकी भी टेंजेंशियल स्पीड होगी। ठीक है ना, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो लेफ्टवर्ड होगी। फिर ये क्योंकि वाटर जेट जिस रीजन में दाखिल हो रहा है वहाँ रोटेटिंग आर्म की टेंजेंशियल स्पीड कम है, क्योंकि जैसे जैसे आप पिवट के करीब आएंगे रोटेटिंग आर्म के जो पार्टिकल्स हैं उनकी टेंजेंशियल स्पीड डिक्रीज़ होगी। लेकिन जो वाटर जेट निकला था वो वाटर जेट तो इससे कांटेक्ट में नहीं है ना, वो वाटर जेट तो एयर में है, तो वो जहाँ से निकला था और जिस रीजन में दाखिल हुआ है तो वहाँ रोटेटिंग आर्म की तो टेंजेंशियल स्पीड कम है, लेकिन क्योंकि जो वाटर जेट इजेक्ट हुआ है वो एक फास्टर रीजन से इजेक्ट हुआ है तो वो खुद ब खुद रोटेटिंग आर्म से फार अहेड होता है। यानी रोटेटिंग आर्म इस जगह है लेकिन आप देख रहे हैं कि जो जेट स्ट्रीम है वो इससे आगे पहुंची हुई है। यही अगर रोटेटिंग आर्म रोटेट ना हो रहा होता तो आप देखते कि सीधा सीधा आ जाता जेट स्ट्रीम और आके सेंटर पे हिट कर रही होती, जो डॉटेड लाइन से दिखाया है। लेकिन क्योंकि रोटेटिंग आर्म मूव कर रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन होगी और जो जेट स्ट्रीम है वो आके इस जगह हिट करेगी। क्यों, क्योंकि वो एक ऐसे रीजन से आ रही है जहाँ टेंजेंशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी और एक ऐसे रीजन में दाखिल हो रही है जहाँ टेंजेंशियल वेलोसिटी रोटेटिंग आर्म की कम है। क्यों, बिकॉज v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, और जैसे जैसे आप पिवट के करीब आ रहे हैं तो r की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, बाकी इसमें पार्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर पंप है तो उसका नोज़ल भी है, तो नंबर 1 पे नोज़ल दिखाया है आपको, नंबर 2 पे वही पंप है ब्लू कलर से जो शो हुआ है, नंबर 3 पे हमारा ये पूरा टैंक बना हुआ है, नंबर 4 पे जो है वो ये डिफ्लेक्टेड वाटर को सॉलिड ब्लू लाइन से शो किया हुआ है, नंबर 5 पे पिवट है हमारे पास, नंबर 6 पे वाटर जेट है हमारे पास जो कि डॉटेड लाइन से शो किया है, यानी जब ये रोटेटिंग आर्म स्टेशनरी होगा, और नंबर 7 पे जो है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये नंबर 7 लिखना रह गया है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वो जो ब्लैक एरो से शो हुई है। ठीक है, विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मूविंग मास। आई थिंक ये आपको समझ आ गई होगी बात कोरियोलिस इफेक्ट की। अब इसकी स्पेसिफिकेशन देख लें, दीज आर सम पॉइंट्स कि क्या क्या स्पेसिफाई की जा सकती है बात, कि एक तो शुरू से बात चल रही है कि विजुअलाइजेशन ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट, कि आपको विजुअलाइज करना है, उस चीज़ को देखना है और से। फिर रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट वाटर टैंक विद सबमर्सिबल पम्प ऑन अ रोटेटिंग आर्म, यानी ये एक स्पेसिफिकेशन लाजमी है क्या कि आपके पास एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम है जो कि बेसिकली रोटेटिंग आर्म है, उसके एक साइड पे वाटर टैंक है, उसके अंदर सबमर्सिबल पंप है। फिर ये कि डिफ्लेक्शन हो रही है वाटर जेट की रेडियल डायरेक्शन में, यानी अलोंग द रेडियस, और ये स्पीड पे और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रही होती है। स्पीड कौन सी, आरपीएम में, यानी आर्म की रोटेशनल स्पीड। फिर ये कि जो आपके पास स्केल लगा हुआ है, यानी जिस स्केल पे आप डिफ्लेक्शन नोट कर रहे हैं
ठीक है, वो भी ज़रूरी है, तो नंबर 4 पे वो दिया है। नंबर 5 पे हमारे पास क्लोज्ड वाटर सर्किट। क्लोज्ड वाटर सर्किट का मतलब ये कि टैंक से पंप में दाखिल हो रहा है इनलेट में, दूसरी तरफ नोज़ल से निकल रहा है, नोज़ल से निकलने के बाद फिर वो जाके जो स्केल है उस पर हिट कर रहा है एक पॉइंट पे, डिफ्लेक्टेड पॉइंट पे, और फिर दोबारा से टैंक में आ जा रहा है और टैंक से वापस वो पंपों से सक कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एक क्लोज सर्किट है पानी का, पानी कहीं बाहर नहीं गिर रहा है। ठीक है, और नंबर 6 पे ये दे रहे हैं कि स्पीड सेंसर विद डिजिटल डिस्प्ले, कि उसमें स्पीड सेंसर लगा हुआ होता है। स्पीड सेंसर क्या करता है कि जो रोटेटिंग आर्म रोटेट हो रहा होता है तो उसको एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके बता देता है डिस्प्ले पे कि इसकी आरपीएम इतनी है, और फिर आप जो है वो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं एक नॉब से कि आप आरपीएम को रिड्यूस कर दें, स्लो कर दें या फास्ट कर दें। आगे चलते हैं, फिर ये हमारे पास कुछ टेक्निकल डाटा दिया हुआ है कि जो रोटेटिंग आर्म है उसकी जो एडजस्टेबल रोटेशनल स्पीड है वो 0 से लेके 60 मिनट इनवर्स तक है। मिनट इनवर्स मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशंस पर मिनट, आरपीएम्स। और फिर एडजस्टेबल डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आप जो है वो खुद सेट कर सकते हैं। और जो हमारे पास सबमर्सिबल पंप है उसका फ्लो रेट 10 लीटर पर मिनट है। ठीक है, यानी अगर 1 मिनट तक आप उस पंप से वाटर को कलेक्ट करते रहें किसी उसमें बकेट में लेट से, तो वो 1 मिनट में 10 लीटर पानी को जमा कर देगा। यानी ये उसका फ़्लो रेट है, यानी किस टाइम रेट से वो उस वाटर को इजेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिकल। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जूम पे हम मीटिंग कर सकते हैं पूरी, और इनफैक्ट आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं एज एन ऑडियो क्लिप। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।